अब तक वो हमारा भाग्य होगा, पर अगर हमारी वजह से इन्हें कुछ हो गया तो वो हम नहीं भूल पाएंगे, उसमें हमारा दोष होगा। वेदांत कुछ नहीं बोला। मन में एक भाव आया कि वो लड़की इतनी मुसीबत में होने के बाद भी अधिराज के सही होने का सोच रही थी। अब आगे सब आदमी अधिराज के ऊपर टूट पड़े। अधिराज ने गुस्से से मुट्ठी बांधी हुई थी, उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। सब एक साथ चारों तरफ से उसे मारने को हुए तो वो नीचे झुक गया और जितने लोगों को मार सकता था उन सब की टांगों के बीच दे मारा। सबके सिर चकराने लगे तो अधिराज ने अपने एक हाथ में पहने चांदी के कड़े को कलाई से निकालकर मुट्ठी में कस लिया। उसका अगला वार सीधा उन सबकी आंखों के ऊपर था। किसी की आंखें फूट गई थी, किसी के नाक की हड्डी टूट गई, किसी की कनपटी पर जाकर लगा तो किसी की गर्दन पर वार हुआ। अधिराज के हाथ और बाजू की नसें साफ दिखाई दे रही थी। कमीज में से उसका सीना जो बाहर दिखाई दे रहा था वो भी फूला हुआ था और उसकी शक्ति का प्रमाण दे रहा था। जो आदमी एक बार उसके हाथों से मार खा चुके थे वो अब उठने की हालत में नहीं थे। जो बचे हुए आदमी थे वो भी अब उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ आए। अधिराज ने नीचे पड़ा मोटा सा डंडा उठाया और एक एक करके सभी के ऊपर इस तरह चलाया कि शरीर का अंग अंग दुखने लग जाए। कुछ ही देर में मोंटी के सारे आदमी लहूलुहान होकर नीचे पड़े हुए थे। मोंटी अविश्वास से उन सबको देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेला आदमी कैसे उन सबको मार गिरा सकता था। उसका गला अधिराज को देखते हुए सूखने लगा था। उसकी आंखें गुस्से से मोंटी को देख रही थी। गुस्से से कांपते उसके शरीर में मोंटी को यमराज के दर्शन हो रहे थे। अगर इस वक्त वो अधिराज के हाथ लग जाता तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठता। मोंटी नीचे पड़े अपने आदमियों को देखने लगा। किसी के सिर से खून आ रहा था, किसी की नाक से, किसी के कान से, यो किसी से मुंह से। सब के सब इस हाल में थे कि अब उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। अधिराज मोंटी के पास आया और बोला, देख ली है मर्दानगी, किया और दिखाऊं। तेरे आदमियों ने तो देख ही ली है, शायद तुझे भी देखनी चाहिए। मोंटी ने मुट्ठी बनाई और बोला, डरता नहीं हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन अभी नहीं लड़ूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही निश्चय हो गया था कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो लड़की को तुम ले जाओगे। तो अब समझ लो तुम जीत गए। समझ नहीं लो, मैं सच में जीत गया हूँ। कोई एहसास नहीं हो रहा मेरे ऊपर, पर याद रखना आज के बाद उसे कभी आंख उठाकर देखना भी मत, वरना सबसे पहले मर्दानगी तू ही देखेगा। मोंटी हंसा और बोला, ये बाजी सिर्फ आज के लिए थी, कल के लिए ये काम नहीं आएगी। कल आंख क्या, हाथ भी लगा सकता हूँ। बोलकर वो गुस्से से एक झलक अपने आदमियों को देखकर पीछे पलट गया और आगे बढ़ गया। अधिराज ने हाथ में पकड़ा डंडा वहीं पटका और नीचे पड़े लोगों के ऊपर से चलकर गाड़ी की तरफ चला आया। ईरा आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी। अधिराज के चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ये उन लोगों के थे जिनको उसने अभी मारा था। वहीं उसके हाथ में नीला गया था। दूसरों को मारते वक्त इंसान खुद को चोट लगने से भला कैसे ही बचा लेता। इतने जोर से मारने के बाद उसके खुद के हाथ में भी नील पड़ा हुआ था। गाड़ी के पास आकर अधिराज ईरा को देखने लगा। ईरा भी उसके चेहरे को देखने लगी। अपने आप ही उसका हाथ अधिराज के चेहरे से खून के छींटे साफ करने के लिए आगे बढ़ गया। अधिराज ने उसके हाथ को देखा, फिर उसे देखने लगा। ईरा ने अपनी उंगली पर लगे खून को देखा। उसका हाथ कांप रहा था। अधिराज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हक का खून है, जितना भी बहा है कम है। तुम्हें हाथ लगाने वालों के शरीर से एक एक खून की बूंद बह जानी चाहिए, इसलिए हाथ को मत कंपाओ, इसको ताकत बनाओ। हाथ लगाने वाले का हाथ काट कर रख दो। ईरा कुछ नहीं बोली। तभी वेदांत बोला, अब चले यहाँ से। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अधिराज ने सिर हिलाया और ईरा से बोला, बैठ जाओ। ईरा गाड़ी को पिछली सीट पर बैठ गई। वेदांत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अधिराज पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। ईरा अपने बालों पर हाथ रखे बैठी हुई थी। उसे अपने बालों में बहुत दर्द था। मोंटी ने बहुत बुरी तरह से उसके बालों को पकड़ा था। अधिराज उसकी मनोदशा अच्छे से समझ रहा था।
कोई लड़का अगर चलते फिरते भी कुछ गलत कह दे तो एक लड़की कई रातों तक उस बात को नहीं भुला पाती, पर यहाँ तो ईरा के साथ कितनी बार जबरदस्ती करने की कोशिश हो चुकी थी। अधिराज को उसके ऊपर तरस आने लगा था। वो उसका दुख समझ पा रहा था। वहीं ईरा की आंखों की उदासी और आंसू अधिराज को और ज्यादा उसे समझने के लिए मजबूर कर रहे थे। अधिराज बोला, रात में बाहर क्यों आती हो? जब पता है यहाँ के लोगों का, तो घर में रहना चाहिए ना। जब हालात सही ना हो तो अपनी सुरक्षा पहले देखी जाती है, बाहर घूमकर मुसीबत नहीं बुलाई जाती। ईरा ने फीका सा मुस्कुराया और बोली, कौन से घर में सुरक्षा होगी? ये हमें घर से ही खरीद कर लाए थे। मामी जी ने बेच दिया हमें। हमने बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने हमें नहीं बचाया, ले जाने दिया। हमारे लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। हम केवल दुर्भाग्य लेकर जन्मे हैं। हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए आंखों में अभी भी आंसू थे। अधिराज और वेदांत ने सुना तो दोनों निशब्द रह गए। ईरा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आज नहीं तो कल वो लोग हमें फिर से उठाकर ले जाएंगे। कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई सहारा नहीं देगा, किसी को हमारी परवाह नहीं है। ये लोग एक खिलौने को तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर किसी और को बेच देंगे। हम जीते जी नहीं मरना चाहते। इससे अच्छा हम शांति से मर जाना चाहते हैं। हमें नहीं जीना अब, हम मर जाएंगे। बोलकर उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। रुको, बोलते हुए अधिराज पीछे पलटा, लेकिन इतने में वो दरवाजे से बाहर कूद गई थी। वेद, गाड़ी रोक, बोलकर अधिराज ने गाड़ी रुकवा दी और खुद भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गया। ईरा गाड़ी से कूदने के बाद रुकी नहीं थी, बल्कि सड़क से लगते जंगल में भाग गई थी। शिट, बोलते हुए अधिराज भी उसके पीछे ही निकल गया। वेदांत भी गाड़ी से नीचे उतरा और उनके पीछे ही निकल गया। चांद की रोशनी में वो लोग रास्ता देख पा रहे थे। तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी आगे आकर रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। अधिराज देख नहीं पाया था कि ईरा किस रास्ते से गई थी। उसने चेहरे पर आते बारिश के पानी को हटाया और बोला, हाउ स्टूपिड। बोलते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते से जाकर ईरा तक पहुंच सकता था। वेदांत वहां आया तो अधिराज बोला, तू बाएं जा, मैं दाएं जाता हूँ। बोलकर अधिराज निकल गया। वेदांत भी बाईं तरफ मुड़ गया। ईरा भागते हुए नहर के पास आकर खड़ी हो गई। बारिश की वजह से नहर का बहाव बहुत तेज था। कोई भी उसमें गिरता तो संभल नहीं पाता। ईरा नहर के किनारे आकर गहरी सांसें लेने लगी। आंखों में उदासी थी। वह जिंदगी से पूरी तरह से हार मान चुकी थी। कहीं भी जीने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। उसने आसमान को देखा और बोली, हमारा अकेले जीना असंभव है। जीवित रहे तो नित दिन हमारे साथ यही होगा। हम भी आपके पास आ रहे हैं दादी माँ। हार गए हैं जीवन से, अब और नहीं होगा हमसे। बोलते हुए उसने नहर में छलांग लगा दी। अधिराज ने ईरा को छलांग लगाते हुए देख लिया था। शिट मैन, बोलकर वो जल्दी से नहर के पास आया और नहर में छलांग लगा दी। पानी का तेज बहाव ईरा को बहाकर ले जाने लगा था। अधिराज बहाव के साथ ही जल्दी जल्दी तैरकर आगे जाने लगा। कुछ आगे जाकर नहर बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती थी और को पानी नीचे एक बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकराता था। ईरा पानी में जाने के बाद ही सुध खो चुकी थी। नहर के किनारे से थोड़ा पीछे ही अधिराज ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे हाथ से उसने नहर के बीच में ही रखे एक बड़े से पत्थर को पकड़ लिया था और ईरा और लेकर पत्थर के ऊपर लेटा दिया। पत्थर में भी फिसलन थी और उसको पकड़े रहना बहुत मुश्किल था। ईरा बेहोश थी। तेज बारिश में बहाव बढ़ता ही जा रहा था। अधिराज ने अपनी शर्ट उतारी और ईरा को अपने सीने से लगाकर अपने साथ बांध दिया। वेदांत भी भागते भागते नहर के किनारे पर आकर रुक गया था। कोई मोटी बेल या कुछ फेंक इस तरफ। वेद, तैरकर आना मुश्किल होगा। हाँ, मैं देखता हूँ, तू छोड़ना मत। बोलकर वेदांत यहाँ वहाँ देखने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक मोटा सा डंडा दिखाई दिया। उसने डंडे को नहर की तरफ बढ़ाया और बोला, इसको पकड़, मैं खींचता हूँ। अधिराज ने डंडे को थाम लिया। वेदांत जोर लगाकर दोनों को खींचने लगा।
जल्दी ही उसने दोनों को किनारे पर खींच लिया था। अधिराज ने ईरा को अपने आप से अलग किया और वहीं नीचे लेटा दिया। ईरा बेसुध सी पड़ी हुई थी। अधिराज समझ चुका था कि उसके अंदर पानी भर गया था। वो उसके पेट को दबाने लगा ताकि उसके अंदर भरा पानी बाहर निकल सके। ऐसा करने से थोड़ा सा पानी बाहर निकाला, लेकिन अभी भी ईरा की सांस ठीक से नहीं चल रही थी। अगले ही पल अधिराज ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे सांसें देने लगा। वेदांत घबराया हुआ सा बोला, सांसें बंद तो नहीं हो गई ना? अधिराज ईरा से अलग हुआ और कुछ पल उसे देखकर बोला, नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, बोलकर वह फिर से उसे सांसें देने लग गया। 2 से 3 बार सांसें भरने के बाद ही ईरा खांसने लगी, तो अधिराज उससे दूर हट गया और गहरी सांसें लेने लगा। ईरा खांसने लगी, फिर गहरी सांसें लेने लगी। अधिराज ने उसे तिरछा किया और उसकी पीठ पर धीरे धीरे मारने लगा। ईरा के मुंह से और पानी बाहर निकल आया। अधिराज ने राहत की सांस ली। फिर ईरा को झटके से अपनी तरफ घुमाया और बोला, पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन छलांग लगा देता है? जान चली जाती है अभी तुम्हारी, तो जाने देते ना। आपने क्यों बचाए हमें? हमें नहीं जीना है, डूब जाने दीजिए। अधिराज कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, जस्ट शट अप, पागल हो क्या? इतना आसान है मरना? ऐसे जीने से बहुत आसान है मरना। कैसे अपनी इज्जत लुट जाने दें? हमें नहीं जीना है, प्लीज मरने दीजिए, वरना ये लोग जीते जी मार डालेंगे, ईरा ने सुबुकते हुए कहा और हाथ जोड़ लिए। अधिराज ने उसके हाथ नीचे किए और बोला, कोई नहीं मार रहा तुम्हें। गॉट इट, कोई नहीं मार रहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, पल पल मार रहे हैं। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना घर पर सुरक्षित है ना बाहर। घर पर मामी जी का बेटा गंदी नजरें डाले रहता है और बाहर ये लोग कभी भी किसी के भी कमरे में बलपूर्वक भेज देते हैं। क्या हम कोई खिलौना है या मनोरंजन को कोई वस्तु? उस रात अगर आपकी जगह कोई और होता तो हमें नहीं छोड़ता क्या? नहीं छोड़ता। आप कूदने दीजिए हमें, हमारे जाते ही जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अधिराज की आंखों में आंसू भर आए थे। आज उसे समझ आया था कि जैसा वो उसके बारे में सोचता था वो बिल्कुल गलत था। उसे मोंटी वहां जबरदस्ती छोड़कर गया था और वो उसी को गलत समझने लगा था। वेदांत भी उसे देखकर भावुक हो गया था। वेदांत बोला, मैं गाड़ी नजदीक लाता हूँ, तुम दोनों यहाँ ऊपर सड़क तक आ जाना, बोलकर वो निकल गया। ईरा ने बेबसी से एक बार फिर अधिराज को देखा और बोली, हाथ जोड़ते हैं, ये सुनहरा मौका मत छीनिए हमसे। आज नहीं मर पाए तो मौत बहुत बुरी होगी, नोच खाएंगे हमें। शुश, बस करो, बोलकर अधिराज ने उसे सीने से लगा लिया। अधिराज के सीने से लगते ही वो बिखक कर रो पड़ी। अधिराज ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मरने की कोशिश तब करना जब मैं जिंदा ना रहूं। ईरा ने सुना तो कसकर अधिराज के कंधों पर पकड़ लिया, फिर उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। नम आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में हजारों सवाल उभर आए थे, लेकिन इस वक्त चांद की रोशनी में अधिराज इतना सब कुछ नहीं समझ पा रहा था। उठो, बोलकर अधिराज ने उसे उठा लिया। ईरा लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। अधिराज ने बिना कुछ कहे उसे बाहों में उठा लिया। ईरा के हाथ अपने आप ही उसके कंधों पर चले गए। अधिराज आगे बढ़ गया। ईरा पलटकर नहर को देखने लगी। अधिराज ने देखा तो बोला, आगे चलना हो, पीछे पलटकर नहीं देखा करते। जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, हो सकता है ढेरों खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेबसी दिखाकर यहाँ कुछ नहीं मिलता, लड़ना होता है। अपनी जान देकर क्या करोगी? कल को ये लोग किसी और को शिकार बना लेंगे। क्या तुम्हारे मर जाने से कुछ भी ठीक हो पाएगा? कल को जो लड़कियां इनके चंगुल में आएंगी, क्या उन सबको भी अपनी जान देकर मर जाना चाहिए? क्या उनको अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहिए? कब तक ऐसे ही इन लोगों को मजबूत बनाने का इरादा है? अगर इस जिंदगी में आने का मौका मिला है तो क्यों ना किसी और के लिए कुछ अच्छा किया जाए। मरना तो एक दिन है ही, क्यों ना तब तक किसी की खुशी का कारण बना जाए।
अभी भी अगर तुम्हें मरना ही है तो देखो पीछे, पर अगर जीना है तो आगे देखो, पीछे नहीं। ईरा ने अधिराज के चेहरे को देखा, फिर सामने देखने लगी। अब उसकी नजरें पीछे नहीं जा रही थी। ईरा ने अपना सिर धीरे से अधिराज के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। भाग समाप्त।